इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यानी इक्विलिब्रियम तो ये होता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट जो है वो फोर्स का जीरो होगा तो बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी। अब वो रेस्ट पोजीशन में भी हो सकती है इक्विलिब्रियम में, और वो जो है यूनिफॉर्म मोशन में भी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हो कि एक बॉडी को हमने इक्विलिब्रियम में लाना है और वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, और फिर कौन सी फोर्सेस के अंडर रहते हुए जी, कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर का वर्ड जो है ये ऐसा से आया जी कि जैसे हम कहते हैं सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन के ऊपर हो। अब वो प्लेन थ्री डायमेंशन है, यानी एक हमारे पास जैसे में जमीन की सरफेस है, इसको अगर हम देखें तो ये टू डायमेंशनल प्लेन है। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करते हैं जिसमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ आ जाती है, तो ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल जो है वो प्लेन आ जाता है। तो हम ये बात करें कि जो फोर्सेस एक बॉडी पे असरअंदाज कर रही हैं वो जिस प्लेन में भी हो वो एक ही प्लेन पे होनी चाहिए। तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकती। चले सबसे पहले हम जो रेस्ट पोजीशन के हवाले से इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, चलें इक्विलिब्रियम के लिए मैं सेम इसकी तरफ एरो शो कर देता हूँ। और जो मोशन के अंडर इक्विलिब्रियम होता है इसे हम कहते हैं डायनेमिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन के पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं कि ये कौन सी फोर्सेस के अंडर आता है। जैसे फर्ज करें मैं यूं बात करता हूं कि एक बॉडी को जब मैं वर्टिकली इस तरह से अटैच करता हूं एक फिक्स पोर्ट के साथ, ठीक है, इस तरह से एक धागा बांधा उसके साथ, छत के साथ, और इसके दूसरे सिरे के साथ जो हमने ऑब्जेक्ट को बांध दिया इस तरह से। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का एक मास है जो कि इसको डाउनवर्ड जो है वो एक्ट फोर्स की वजह से, फोर्स और ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। और फिर चूंकि ये ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल स्फीयर लाइक शेप का है तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा, जिसमें कि इसका होल वेट एक्ट करता है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा डब्ल्यू। अब अगर मैं इसी जगह से इसको जो है वो फिक्स पोर्ट, यानी जो मैंने कहा कि ऊपर फिक्स पोर्ट के साथ धागे की मदद से इसको अटैच किया, तो जितना इसका वेट होगा, फर्ज करेगा 50 न्यूटन इसका वेट है, तो 50 न्यूटन ही जो टेंशन इस स्ट्रिंग में पैदा होगी वो हमें नजर आएगी, जो कि हमें खिंचा हुआ जो है वो स्ट्रिंग नजर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा। तो ये दोनों बैलेंस होती हैं। और जैसे हमने एक्शन एंड रिएक्शन की बात की थी कि जिन न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्शन करती है तो जो दूसरी बॉडी वो पहली बॉडी पर रिएक्शन में उतनी ही फोर्स लगाती है। और फिर डायरेक्शन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की ऑपोजिट है, तो बिल्कुल ये वेट और टेंशन भी ऑपोजिट है। तो ये बॉडी हमें इस वक्त जो है रेस्ट में नजर आ रही है। अब हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई और जो है फोर्स है, नो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, अगर फर्ज करें यहाँ पे एयर पार्टिकल्स मूव हो रहे होते, हवा आ रही होती, तो ये फिर पार्टिकल यानी ये जो बॉडी ये रेस्ट में ना होती, ये इस तरह से और इस तरह से झूल रही होती, तो हम कहते हैं कि ये फिर ये रेस्ट में नहीं हो, ना ही ये इक्विलिब्रियम में। नहीं, इक्विलिब्रियम में तो बॉडी उस वक्त होगी जब इसमें किसी किस्म की भी कोई भी जो हम कह सकते हैं रोटेशन भी ना हो रही हो, ना रोटेशन हो रही हो जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, ना रोटेशन हो रही हो, उसका भी इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो फोर्सेस हैं, तमाम फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए जी, वो भी जीरो होना चाहिए। तो तब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम। तो ये हम कह सकते हैं ये जो बॉडी है ये इस वक्त कौन से इक्विलिब्रियम की स्टेट में जी, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में और रेस्ट पोजीशन में है। अब इसी तरह अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हम एक स्मूथ सरफेस लेते हैं जी, और इस तरह से कि इसके साथ जो है एक हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है जी। ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस जो है वो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि यहाँ पर हमने बांधी हुई है जिसके साथ, फर्ज करें ये इस जगह पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसे मैं आगे मजीद खींच रहा हूँ जी। चलें इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है, जिसे मैं मजीद आगे की तरफ यहाँ से एक हुक लगा हुआ है, इस हुक की मदद से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैं इस पे 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। तो 50 न्यूटन की फोर्स जो है मुझे कैसे पता चलेगी, इस डिवाइस के ऊपर 50 न्यूटन लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब कि अब अगर मैं इस स्ट्रेट पे देखता हूँ तो ये इस वक्त रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, और इस पे अब कौन कौन सी फोर्सेज असरअंदाज हो रही है, यानी अगर मैं कोप्लेनर फोर्सेज की बात करता हूँ तो इस वक्त इसका वेट जो है इस पोजीशन पे वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, जबकि जो टेबल है इसने इसको ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, ठीक है। ये इसमें जो है इसका रिएक्शन है वो भी इस वक्त एक फोर्स के तौर पे जो कि आपस में बैलेंस किए हुए हैं, तो ये फोर्स तो खत्म हो गई। अब फिर दूसरी फोर्स जो कि हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इधर मौजूद है।
और अगर इसको भी हम बीच में से यानी एक ऐसी बिल्कुल स्मूथ सरफेस ले लें कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फर्ज करें अगर खत्म हो जाए ना हो, तो फिर एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी एक जो है वो फोर्स लगा रहे होते हैं, अगर हम उनको भी अस्यूम करते हैं वो भी नहीं है, तो फिर दो फोर्सेस और रह जाती हैं। एक वो फोर्स जो कि मैं राइट साइड पे मैं लगा रहा हूँ फोर्स, यानी ये फोर्स मैं अप्लाई कर रहा था इसके ऊपर, जो कि कितनी थी जी 50 न्यूटन की थी। और 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो रिएक्शन के तौर पर ये जो मैंने इसके साथ एक स्प्रिंग बैलेंस या एक कह सकते हैं डिवाइस जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है वो इस पे लगा रहा है, जो कि F2 है, वो भी 50 न्यूटन है। तो बॉडी इस वक्त रेस्ट में है। इसका मतलब हमने देखा कि फोर्सेस के अंदर जब नेट फोर्स जीरो होती है और इस सिस्टम में जिसमें के रोटेशन होने के और चांस नहीं होते, तो नेट फोर्स काफी होती है एक बॉडी को कहने के लिए कि अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि ये तमाम केसेस के लिए ऐसा हो सकता है, यानी ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जिसमें कि नेट फोर्स तो जीरो होती है लेकिन अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशन हो रही है, तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। तो इस वक्त हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में खास तौर पर कि ये बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है जी। यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि एक बॉडी को हम अंडर स्टडी करते हैं जी मोशन में, और इस तरह से स्टडी करते हैं कि फर्ज करें मैं यूँ बात करता हूँ कि बॉडी जो है एक पैराशूटर है। यहाँ पर एक पैराशूटर की जो है स्नैप बनाते हैं जी। पैराशूटर इस तरह से जमीन की तरफ आ रहा है जी, ठीक है। ये इसकी टांग है, इस तरह से ये इसकी दूसरी टांग है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से, इस तरह से ये इसका एक बाजू है, इस तरह से, ठीक है। फिर ये इस तरह से जी इसका ये दूसरा बाजू है और ये इस तरह से जमीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये जमीन की तरफ आ रहा है, ये इसके पाँव है। अब ऐसा है कि जिस वक्त ये पैराशूटर जो है, जैसे ही इसने यहाँ पर पैराशूट बांधा होता है, ये जैसे ही पैराशूट खोलता है तो ये पैराशूट बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पैराशूट जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा इस तरह से। चले मैं इसको ऐसे ऐसे बना देता हूँ जी। ये पैराशूट बहुत ज्यादा स्पेस लेगा और इससे क्या होगा कि ये जो इसमें एयर पार्टिकल्स हैं, यानी जब ये जमीन की तरफ आ रहा था तो ये एक खास स्पीड के साथ, यानी जो हम जानते हैं कि जमीन की तरफ जो भी चीज गिरती है वो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन वर्क करती है। ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे इसने पैराशूट ओपन किया अपना, तो अब इसका जो पैराशूट है वो इस एयर पार्टिकल्स जो कि इधर से जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ है, क्योंकि इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड अटैक कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और जो ये जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इस पैराशूट के अंडर आ जाएंगे और जो कि एक मैटर के तौर पर बिहेव करेंगे। तो ये फिर सारा एरिया जो पैराशूट कवर कर रहा है इसका भी एक जो है मैस एग्जिस्ट करेगा, और वो जो फोर्स ये अपर लगा रहे हैं यानी एयर प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगेगा वो इस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनके अंदर टेंशन क्रिएट करेगी, जिनकी तमाम की डायरेक्शन जो है वो एक अगर नेट इफेक्ट लें तो ऊपर की तरफ आएगी। और अगर मैं उन नेट फोर्स को एक होल टेंशन के तौर पर लेता हूं तो यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर हम ये बात करते हैं कि अपवर्ड टेंशन अगर डाउनवर्ड वेट से ज्यादा होगी तो बॉडी क्या होगी जी, ऊपर मूव करेगी। यानी इस वक्त अगर एक फोर्स अगर आ जाती है तो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन, चूंकि फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है तो इससे जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी अपवर्ड होगा। इसका मतलब बॉडी ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी। और इस तरह होता भी है कि पैराशूट जब गिरता है तो एकदम से पहले कुछ देर के लिए ऊपर आता है, फिर आस्ता आस्ता जिस वक्त इसके अपवर्ड टेंशन और इसका वेट बैलेंस हो जाते हैं, यानी इस टाइम अगर हम देखें इस वक्त अगर ये 0 न्यूटन आ जाए ये मैग्नीट्यूड, तो इस टाइम बॉडी जो है वो इस पे जो नेट फोर्स अफेक्ट कर रही होती है, नेट फोर्स वो क्या हो जाती है जी, वो 0 हो जाती है, वो 0 न्यूटन हो जाती है। अब ऐसा है कि जब ये 0 न्यूटन हो जाती है तो जो पैराशूट है इसकी तो कंस्ट्रक्शन भी ऐसी की गई है कि ये फिर इसके वेट से ज्यादा ही टेंशन जो है इसके अंदर प्रोड्यूस करता है। और इससे फिर ये इफेक्ट होता है कि बॉडी का जो मोमेंटम जो कि इसने अटेन कर लिया होता है जी, मोमेंटम जिसे हम जानते हैं कि ये mv मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब बॉडी जब इस तरह से अपने आप को यानी इसका टेंशन उसका वेट बैलेंस कर देते हैं तो फिर मोमेंटम के अंडर या इसके इनर्शिया के अंडर हम यूँ बात कर सकते हैं कि इनर्शिया जो इसके अंदर होता है वो उसके अंदर मूव कर रहा होता है, जिसमें इसके एक अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। कांस्टेंट जिसे हम इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। और ये फिर जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है या यूनिफॉर्म हो जाती है, यहाँ पे यूनिफॉर्म भी लिख लेते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही यानी जो है स्पीड से नीचे गिर रहा होता है और इसमें एक्सलेरेशन जो है वो 0 प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह भी बॉडी जो है पैराशूटर को हम देखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल कर लेता है, जिसे हम इस तरह के जो इक्विलिब्रियम होता है इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिस पे हम ये कह सकें कि बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी हम यूँ बात करते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, नॉर्मली जो हम समझते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हमने देखा कि एक बॉडी अगर मोशन में हो तो तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। लेकिन आखिर वो कौन सी अब कंडीशंस, अब हम उनको देखते हैं जी यहाँ पर। यानी इसमें सबसे पहली जो हमने बात देखी है वो ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर उस पर टोटल जो फोर्सेस का इफेक्ट है, यानी जो कि मैं कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी हम कह सकते हैं, जो दोनों साइड से फोर्सेस का इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए, यानी उसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन होनी चाहिए। और फिर इसी तरह साथ ही हम यूं कहें कि जो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम जिसे कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क कहते हैं, वो होल्ड होना चाहिए। यानी उस पर जो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क्स, उन तमाम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए न्यूटन मीटर। तो तब हम कहेंगे एक बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम अगर एक ऐसा यूनिफॉर्म यानी जिस एक ऐसा फट्टा लेते हैं जिसपे कि मैस जो है उसके हर पार्टिकल का मैस जो है वो एक जैसा, यानी उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस हुई हुई है, ठीक है। यानी चले मैं यहाँ पर उसकी शेप भी हम रेगुलर बनाते हैं, ठीक है। यानी उसमें कोई इस तरह से ना हो कि एक पोर्शन पे ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक पे कम आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि वो हम यहाँ पे बना दें। अब ये एक है जी, और अगर फर्ज करें इस बेंच जिसको मैं चले बेंच के तौर पे अब यूज कर रहा हूँ, इस बेंच की टोटल लेंथ जो है वो फर्ज करें अगर 10 मीटर बनती है, 10 मीटर, तो जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा फर्ज करें ये है यहाँ पर, ठीक है। जो कि चले इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसे जो है वो एक रिंग की मदद से इस तरह से एक रिंग लेते हैं जिसके ऊपर हम इसको सपोर्ट देते हैं और इस तरह से एक कोई सिलेंडर के ऊपर यानी इस रिंग को रखकर एक खास हाइट पर हम इसको इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। यानी अब जिस तरह आपने पार्क्स में अक्सर देखा होगा बच्चे जो झूला झूलते हैं, जो कि इस तरह से हम सी सा भी इसे कहते हैं जी, ठीक है। अब ये साथ हमने इसको एक शेप दे दी। अब ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, यानी रेस्ट पोजीशन पे, और हम देख रहे हैं कि इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक तो ये बात हमें पता चली। अब यहाँ पर क्या ये दोनों कंडीशन जो ऊपर मैंने लिखी है क्या होल्ड कर रही है? तो चलें पहले मैं इस तरह से बात करता हूँ, फोर्सेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी हमने देखा कि चूंकि जो ये बेंच है इसके हर पार्टिकल का मैस एक जैसा है, हर पार्टिकल के ऊपर जो जमीन की ग्रेविटी है वो एक जैसा असर कर रही है, इसलिए कि इस पूरे बेंच को हमने जमीन से एक ही हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। यानी एक ही स्ट्रेंथ है, इन तमाम पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी एक जैसी असरअंदाज हो रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हर पार्टिकल का मैस एक जैसा होने की वजह से जो डाउनवर्ड इसके वेट की वजह से, इस पार्टिकल के वेट की वजह से डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है वो मैं यहाँ पर इस वेक्टर से शो कर रहा हूँ, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो पार्टिकल की जो फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इधर भी इसी तरह से हर पार्टिकल की जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह से इस तरह से अब इस तरह से कि अगर ये सारे पार्टिकल्स के अगर वेट्स का सम किया जाए, इधर से सारे पार्टिकल्स के वेट का सम किया जाए, तो ये दोनों जो साइडों पे वेट बन रहा है वो इक्वल बन रहा है, ठीक है। यानी मैं यूं बात करूंगा कि अगर इस पिवट पॉइंट जहां जिसके अराउंड हमने इसको रोटेट कराना है, यानी अगर इस घड़ी को आप देख लें, घड़ी को यहाँ से हम सेंटर से हमने क्या किया होता है जी, अलाउ किया होता है कि ये उसकी जो सुई है उसकी नीडल है वो रोटेट कर सके, तो वो उसका जो पॉइंट होता है वो पिवट पॉइंट होता है, जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी को जिस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट कर रही होती है उसके सारे पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल जो होता है वो स्पिनिंग मोशन में होता है, उससे उस पॉइंट से जो लाइन हम उसी तरह से बनाते चलते हैं ऊपर की तरफ, या जिस जिस तरह से भी वो रोटेशन हमें पता चल रही होती है उस हिसाब से हम उसको बनाते हैं, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो सारे पार्टिकल्स हैं ये डाउनवर्ड इधर भी और इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, जो कि इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे। यानी ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कराकर इस बेंच को इस तरफ से रोटेट इस तरह से, यानी जिसे मैं एंटी क्लॉकवाइज कह सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि इस तरफ को अगर हम देखें तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, ये भी डाउनवर्ड लगा रहे हैं, यानी ये इसको इस तरह से मूव कराएंगे जिसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन कह सकते हैं। लेकिन अब चूंकि इन दोनों साइड्स पे जो पार्टिकल्स उनका मैस एक जैसा होने की वजह से हम ये कहेंगे कि जो
टॉर्क प्रोड्यूस होगी, जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, जो कि हम जानते हैं कि टॉर्क जिसको हम टा से जाहिर करते हैं, जो कि फोर्स और जो मोमेंट आर्म होता है, यानी पिवट से एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि जहां से इस रॉड ने या इस बेंच ने मूव करना है और उस पॉइंट पे जहां तक के फोर्स लग रही है। अब फोर्स तो हर पार्टिकल लगा रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि चूंकि पी जो पिवट पॉइंट है ये हमारा सेंटर है, 5 मीटर डिस्टेंस इस तरफ को, 5 इस तरफ को है, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास दोनों तरफ मूवमेंट आर्म हो तो एक जैसा है और फोर्सेस भी एक जैसी आ रही है। तो हम यहाँ से इस तरह से फिर इस बात को समझ जाते हैं कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसे मैं टा वन, जिसकी मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ टा वन, वो एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी, फर्ज करें अगर 10 न्यूटन मीटर है, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज है तो इससे मैं नेगेटिव साइन पुट कर दूंगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है जिसे मैं टा टू कह रहा हूँ, ये कितनी होगी जी, ये भी 10 होगी, क्योंकि मैसेज दोनों तरफ बराबर बराबर है, ठीक है, 10 न्यूटन मीटर। तो ऐसा से हमारे पास जो इनका सम बनेगा, इन दोनों टॉर्क्स का जो मैग्नीट्यूड का सम बनेगा, वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो 10 में -10 ऐड करें तो 0 न्यूटन मीटर बन जाता है, ठीक है। यानी इससे हमें पता चला कि एक बॉडी जो है, ये वाली जो बेंच है, इसमें एक रोटेशन 0 है। अब फोर्सेस जो है, अगर हम देखें तो फोर्सेस जो इस पूरी ऑब्जेक्ट का वेट है, या चूंकि मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका जो पार्टिकल्स का मैस है वो एक जैसा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस पॉइंट पी से इस बेंच, या ये बेंच का जो मैं कह सकता हूँ होल जो वेट है वो इस पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड्स इस तरह से एक्ट कर रहा है। और ये जो हमने एक स्पोर्ट बनाई हुई है, जो कि एक आप पुली भी समझ सकते हैं, या एक जो मैंने एक रिंग बनाया था जिसके ऊपर इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है, ये इसको इस इतनी ही फोर्स में ऊपर उठाए हुए रिएक्शन के तौर पर, ठीक है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वेट है, और जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो रिएक्शन फोर्स है। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, एक्शन एंड रिएक्शन, जो न्यूटन थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो इनका अगर हम सम कर लें फोर्सेस का, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो 0 न्यूटन बनता है। यानी हमने देखा कि वाकई ये जो एक बॉडी है उसको अगर हम ये कहना चाहें कि वो एब्सोल्यूट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों कंडीशंस का होना लाजमी है। एक और एग्जांपल से अब हम इस बात को समझते हैं इस तरह से कि चले हम एक पैराशूटर की एग्जांपल ले लेते हैं। एक पैराशूटर को अगर आपने देखा हो कि जिस वक्त वो इस तरह से एयर से जब वो छलांग लगाता है, ठीक है, यानी स्पेस से, चले मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये और ये हमने उसकी कोई इस तरह से एक स्नैप ली है, ठीक है। अब ये इस तरह से स्ट्रिंग्स से इसको बांधा गया हुआ होता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अब ये फर्ज कर लें वो पैराशूटर है जो कि इस तरह से स्ट्रिंग के साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है, जो कि इस तरह से जमीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें अब इसे, तो अब ये जो हमारे पास पैराशूटर है, इसमें भी अगर आप देखें तो इस पे जो यानी रिएक्शन एक्शन के तौर पर ये जो इसका वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और रिएक्शन के तौर पर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इससे ऊपर की तरफ इस पूरे जो पैराशूट के मटेरियल उसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। अब ये होगा कि जिस वक्त ये फोर्स ऊपर वाली फोर्स जो कि टेंशन इन स्ट्रिंग, जो कि जिस स्ट्रिंग से इस मटेरियल ऑब्जेक्ट को हमने इसके साथ इस पर्सन के साथ अटैच किया है, इसमें एक टेंशन क्रिएट होगी ऊपर की तरफ फोर्स। अब जिस वक्त ये फोर्स बैलेंस हो जाएगी टेंशन और वेट, ठीक है, यानी इनका डिफरेंस हमारे पास जो है वो जब 0 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फोर्सेस का इफेक्ट अब 0 हो गया, लेकिन बॉडी अब मूव कर रही है, और क्या वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पर हम ये बात इस यानी इस दावे से नहीं कर सकते कि ये इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है, यानी अगर इस साइड पर ज्यादा एयर प्रेशर एक्सर्ट कर दे और यहाँ से कम, तो इधर से बॉडी यानी इसको ये इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करा देगी, यानी ये गोल घूमता हुआ जमीन की तरफ गिरेगा। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये बिल्कुल जो है वो इक्विलिब्रियम में बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आए, या बिल्कुल यानी इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। तो इसके लिए क्या होगा कि फिर इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये वाला, ये और इसके ऊपर जितनी भी फोर्स का एक इफेक्ट पड़ेगा ऊपर एयर पार्टिकल्स का, वो उन दोनों से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कह सकते हैं, कि वो अगर होल्ड करेगा, यानी टोटल टॉर्क जब हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन मीटर आएगी
और टोटल फोर्सेस का सम हमारे पास जो है वो 0 न्यूटन आएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो पैराशूट है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है और इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। और इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।